नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। विषय है जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, आध्यात्मिक कृषि का। दोस्तों, बहुत सारे विषय हमारे सामने आजकल ऐसे आ रहे हैं कि जिनके बारे में संशय बना हुआ रहता है। और आज ये 4 विषय मेरे सामने लिखे हैं। 4 विषय पर थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि अगर वो आप विषय नहीं समझेंगे तो फिर हमको मंजिल मिलेगी नहीं। आजकल एक विषय है गौमूत्र आधारित कृषि का, जीरो बजट कहते हैं। गौमूत्र चिकित्सा का, गौमूत्र से खेती भी हो रही, गौमूत्र से चिकित्सा की बात हो रही है। और दावे ऐसे हैं कि साहब गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाता है, गौमूत्र से ऐसी बीमारी ठीक हो जाती है, और गौमूत्र और गौ गोबर से और हम जीरो लागत की खेती कर सकते हैं। गाय मेरी माँ है, गाय को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ना इस पूरे विषय को इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन जब गौ शब्द आता है, गौ गाय माता, तो आपको एक सीधा सीधा सिद्धांत बता दूं कि गाय होती क्या है। गाय एक जीव है, जो जानवर है, वो गाय कब, उसको माँ का दर्जा कब है। एक गाय सड़क पर घूम रही है, पॉलीथीन खाने को मजबूर है, और उसका हम दूध निकाल करके पीते हैं और क्या कहते हैं कि मैं तो भाई साहब गाय का दूध ही पीता हूँ। वो व्यक्ति सोच रहा होगा कि गाय का दूध पी करके मैं स्वस्थ रह लूँगा, मेरा मन स्वस्थ रह लेगा। ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि तुम जिस गाय का दूध पीते हो वो गाय क्या खाती है, कैसे रहती है, आप उस पर नज़र नहीं डालते। कुछ लोग गांव में गाय को पाले हुए हैं और गाय एक खूंटे में बंधी है, और जो भैंस को भोजन देते हैं, यानी कि भूसा दे देते हैं, थोड़ा सा दाना देते हैं, नहीं आटे का, गेहूं के आटे का थोड़ा सा तड़का मार देते हैं और 5 किलो भूसा डाल देते हैं, और गाय वही खाती है। और टीन शेड के नीचे बंधी हुई है, यानी समझना टीन शेड यानी शेडेड एरिया में है। वो धूप की रोशनी नहीं लगती, कमरे के अंदर बंधी रहती है। वो लोग भी कहते हैं कि मेरे पास तो गाय का दूध है, मेरे पास तो गौमूत्र, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं डब्बे में भर के दे दूंगा। और ऐसी गाय जो भूसा खाती है केवल और छाया में बंधी रहती है, और उसका गौमूत्र, उसका मूत्र आप कैंसर के लिए उपयोगी समझते हैं, और फिर कैंसर नहीं ठीक होता है तो आप कहते हो कि ये चिकित्सा विज्ञान झूठा है। ये झूठा नहीं है। दरअसल गाय का परिवेश क्या होना चाहिए, गाय को कहाँ पालना चाहिए, गाय को कितना घुमाना चाहिए, गाय को भोजन में क्या मिलना चाहिए। एक चक्की देखी होगी, आटा पीसने की चक्की होती है, उसमें आप गेहूं लेके जाएंगे, गेहूं डालेंगे तो गेहूं का ही आटा निकलेगा, उससे बेसन नहीं निकलेगा। तो चक्की में जो डालेंगे, चक्की वही पीस करके निकालेगी। गाय को जो खिलाएंगे, उसके दूध में, उसके गोबर में, उसके पेशाब में वही गुण आएंगे। नंबर 1, गाय के पेशाब में, गाय के गोबर में, गाय के दूध में वो जो खाएगी उसके अनुसार कुछ गुण आएंगे, फिर दूसरे और उसमें गुण ऐड होंगे। गाय घूमती है, फिरती है सनलाइट में, जैसे कहते हैं कि गाय के शरीर में एक हम्प होता है, वो कंधा होता है, तो वो कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और गाय इस संसार का ऐसा प्राणी है जो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा को धारण करने की सामर्थ्य रखती है। यानी कि मुझे मालूम है कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी ऊर्जा है, यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा सूरज की जो रोशनी है उसमें से निकलती है, और उसको एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा सामर्थ्य गाय में है। लेकिन अब वो गाय तो धूप में जा ही नहीं रही है, खुली हवा में टहल ही नहीं रही है। तो गाय का क्या चारा होना चाहिए, वो कौन कौन सी हरी वनस्पतियाँ खाने को मिलनी चाहिए, कौन कौन से फसलों के अवशेष खाने को मिलने चाहिए, कितने घंटा उसको बाहर रहना चाहिए, कब नहलाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये विषय नहीं है, बस वो गाय है।
मतलब गाय को मैं ऐसे मशीन मानता हूँ कि ये तो एक मशीन है। गाय ने जो दूध दिया, गाय ने जो पेशाब किया, गाय ने जो गोबर किया, ये अमृत के समान है। ये अमृत के समान नहीं है। गाय प्रसन्न है। और आपने सुना होगा कि कई शास्त्रों में एक कुछ घटनाएं ऐसी हैं गाय के बारे में कि एक राजा थे, वो किसी आश्रम में पहुँचे और ऋषि ने जो है गाय का दूध निकाला, खीर बनाई, सबको खिला दिया। तो राजन ने देखा कि ये तो गाय कितनी अच्छी गाय है कि ऋषि ने दूध निकाला और सबको खीर बना के खिला दी, सबका पेट भर गया। तो वो राजा ज़बरदस्ती कहता है वो ऋषि से कि ये गाय मुझको दो। ऋषि कहते हैं कि राजन मेरे पास इस गाय के अलावा और कुछ नहीं है, यही मेरी जीविका है। तो कहते हैं तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं ज़बरदस्ती ले लूँगा। तो गाय कहती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा रखती हूँ। अब आप गाय को समझ गए होंगे। गाय प्रसन्न होने पर, अगर प्रसन्न गाय है, जिस एटमॉस्फेयर में जैसे उसको रहना चाहिए वो रहने को मिल रहा है, तो फिर गाय का जो पेशाब है उससे कैंसर ठीक हो सकता है। लेकिन गाय अगर प्रसन्न नहीं है तो आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। तो एक विषय ये था मेरा कि गाय कहाँ रहती है, आपको देखना पड़ेगा। जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहती है क्या? गाय क्या खाती है? गाय को जो भोजन दिया जाना चाहिए वो दिया जा रहा था। गाय चरने जाती है कि नहीं? अगर चरने नहीं जाती तो यानी कि घूमने को नहीं मिलता, तो ब्लड सर्कुलेशन उसका नहीं होता। जैसे भैंस को बांध रखा वैसे गाय को बांध रखा। क्या गाय को माँ मानते हैं? यानी जैसे माँ, जब गाय को मैं माँ कहता हूँ तो माँ को मान करके जैसे माँ के साथ बिहेवियर मेरा होना चाहिए, क्या मैं वो करता हूँ? तो ये गौमूत्र चिकित्सा और गौ आधारित खेती की बात थी कि कई लोग केवल गाय एक पशु है और वो गाय उसका नाम है, तो उसका कहते हैं उसका वो ले आओ ना, उसका गोबर उसका पेशाब उससे ये हो जाएगा, उससे नहीं होगा। दूसरी एक विषय ऐसा ही है औषधि खेती। आजकल आयुर्वेद का बड़ा जोर है कि एलोपैथिक चिकित्सा से लोग उबते जा रहे हैं और आयुर्वेद की ओर जा रहे हैं। अभी कोरोना काल में गिलोय बहुत काम आई लोगों के। ये जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं। संजीवनी बूटी ने तो रामायण में आपने देखा होगा कि लक्ष्मण के प्राण जो है बचाए थे। तो ये औषधियाँ, ये जैसे गाय के बारे में बता रहा, ये औषधियाँ भी कुछ इसी, औषधियों की कहानी भी कुछ ऐसी है। कौन सी औषधि किस क्लाइमेट में होनी चाहिए? हिमालय में होनी चाहिए, मरुस्थल में होनी चाहिए, समुद्र के किनारे होनी चाहिए, प्लेन एरिया में होनी चाहिए। वो औषधि कहाँ ग्रो करनी चाहिए, उसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी क्या होनी चाहिए। आज हम लोग औषधि फसलों की खेती करने लगे। किस खेत में औषधि बो रहे हैं? एलोवेरा लगा रहे हैं, अश्वगंधा लगा रहे हैं, मुलैठी लगा रहे हैं। किस खेत में लगा रहे हैं? जिस खेत में पिछले 30 सालों से भयंकर रसायन डाले गए। किस पानी से सिंचाई कर रहे हैं? वो गंदे नाले से सिंचाई कर रहे हैं। ये पवित्र विषय है। जो आयुर्वेद है वो बहुत पवित्र विषय है, ये भगवान का विषय है। और इसको मैं व्यवसाय में जब कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये विषय, इसीलिए आजकल कई लोग, जड़ी बूटियाँ तो ऐसी थी, आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब दो सेनाएं आमने सामने युद्ध करती थीं और तीर भाले तलवार से युद्ध होता था और शाम को सूर्यास्त के बाद युद्ध खत्म हो जाता था, सेनाएं अपने अपने कैंप में चली जाती थीं और बहुत सारे सैनिकों को चोटें आती थी। किसी का हाथ में घाव हो गया, पैर में घाव हो गया, सीने में घाव हो गया, तो वहाँ के वैद्य थे जो जड़ी बूटियों का लेप लगा देते थे और रात भर में उन सैनिकों को आराम मिल जाता था। सुबह पुनः एक बार फिर युद्ध भूमि में खड़े होते थे। आज ऐसी कोई चिकित्सा नहीं है। आज तो एक छोटी सी चोट के लिए एक एक महीने अस्पताल में रहना पड़ता है। कारण कि जो औषधियाँ भी हैं ना, मेरी अमृत स्वरूप औषधियाँ, वो भी अपना असर दिखाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि औषधि को प्राप्त करने का स्रोत क्या है? किसी भी औषधि पौधे में औषधि गुण कैसे आते हैं?
वो औषधि एलोवेरा हो, अश्वगंधा हो, गिलोय हो, कुछ भी हो, उसके जो औषधि गुण हैं वो कैसे आते हैं? यानी कि खास प्रकार की मिट्टी में ग्रो करेगी, खास प्रकार की बायोडाइवर्सिटी में ग्रो करेगी, उसको पानी की ज़रूरत नहीं, उसको बरसात का ही केवल पानी चाहिए। और यहाँ आप कृत्रिम रूप से उसको जब उगाने लगते हैं, उसके गुण धर्म चेंज हो जाते हैं। गिलोय अगर नीम के पेड़ पर हो तो उसके गुण बढ़ जाते हैं। तुलसी का पौधा अगर आपने लगाया है किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो आपके बाथरूम का पानी आता है जिसमें साबुन घुला रहता है, और तुलसी के पौधे की जड़ें वहीं से पानी पीती हैं जहाँ से वो आपका साबुन वाला पानी आता है, और फिर आप उस तुलसी की पत्ती की चाय बनाते हैं, तो आपको कितना आपको लाभ देंगी, ये भगवान ही मालिक है, समझने का विषय। ऐसे ही एक विषय है जैविक उत्पाद का। आजकल जो है रसायन आधारित भोजन खा करके लोगों के पास, जिनके पैसा है, जिनको बीमारियां लग गई हैं और पैसा है, उनको डॉक्टरों ने कहा कि आप एक काम करिए, आप जैविक उत्पाद खाइए, जैविक गेहूँ खाइए, जैविक सब्जियां खाइए, जैविक चीज़ें खाइए। तो वो बाज़ार में खोज रहे हैं कि जैविक कहाँ है, जैविक कहाँ है। तो जैविक के शॉप खुले हुए हैं, और वो साहब जैविक की दुकान खोज करके जैविक लाता है और जैविक खाता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो जैविक के पीछे की कहानी है, यहाँ भी पवित्रता नहीं है। ये सारे विषय मैं वो बता रहा हूँ जहाँ पवित्रता होना चाहिए। जब तक मन की पवित्रता नहीं होगी तब तक वो चीज़ वो हो नहीं सकती जो मैं कल्पना करता हूँ। अब वो जैविक, किसी ने बोला जैविक खाइए, तो वो जैविक गया, क्या करे बेचारा, शहर में रहने वाला है, दिल्ली में रहता है, और उसको कहाँ जैविक मिलेगा? तो जैविक के कुछ शोरूम खुले हैं कि वो कहते हैं मेरा माल जैविक है, और वो किनसे लेते हैं कि वो उनको भी सप्लाई करने वाली कुछ एजेंसियां हैं। वो किस बेस पर सप्लाई करती हैं कि उनके पास एक जैविक का सर्टिफिकेट है, हाँ ये व्यक्ति जैविक खेती करता है। अब वो करता है कि नहीं करता है, ये वो भगवान ही मालूम कि वो जानता है। तो यहाँ पर विषय क्या आता है कि वर्तमान में रसायन प्रयोग हुए हैं, यानी एक व्यक्ति ने जैविक खेती का लाइसेंस तो ले रखा है, लेकिन वो अपना फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, लेकिन वो तो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड सब डालता है, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है, उसका तो सर्टिफिकेट है। और छोटी छोटी सामग्री को बार बार बाजार में टेस्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तो रासायनिक खेती करता है, लेकिन जैविक का प्रमाण पत्र है, इसलिए वो जैविक के नाम पर बेचता है। और देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं, गरीब हैं, रिमोट एरिया में, सिंचाई के साधन नहीं हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो रसायन नहीं यूज करते, उनका उत्पाद जैविक है, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। तो जैविक का किस्सा क्या हुआ? ये भी एक अंतःकरण से, मन की पवित्रता का भाग है। दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। अगर मैं कहता हूँ मेरा ये बेसन है, तो मेरा बेसन है, और बेसन की जब शुद्धता की बात करेंगे तो दुनिया में आज तक बेसन की शुद्धता की पहचान करने के लिए कोई जो लैब नहीं बनी। बेसन जब भी टेस्ट होगा तो उसमें प्रोटीन टेस्ट होगा। सोयाबीन पीस दीजिए, मक्का पीस दीजिए, रंग भी पीला हो जाएगा और प्रोटीन की मात्रा भी 28% आ जाएगी, तो वो बेसन ही कहलाएगी। तो ये विश्वास का किस्सा है। रसायन प्रयोग करते हैं पर जैविक का प्रमाण पत्र है तो वो जैविक कहलाते हैं। रसायन नहीं प्रयोग किए हैं पर जैविक का प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका माल जैविक नहीं है। जैविक है, जैविक है। कई बार मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी आपको जैविक पदार्थ मिल गए, जैविक आटा मिल गया, जैविक बेसन मिल गया, जैविक सब्जियां मिल गई, और जो महिला ये खाना पका रही है उसको आपने गाली दे दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, अब वो सिसकियां ले करके रो रो करके खाना बना रही है, इसको क्या कहेंगे? जैविक है। तो जैविक भावों का विषय है, भावों का। जैविक शुरू होता है जमीन की पूजा से। जमीन के साथ क्या बिहेवियर है, जमीन की कैसी क्षमता है, कौन सी फसल बो रहे हैं, फसल बोते समय उस दाने को जब बो रहे हैं कौन से भाव थे, जब फसल काट रहे हैं तो कौन से भाव थे,
और जैविक का मैं आपको पहले बता दूं, ये भोजन हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। तो शरीर की बात तो हो गई, मन तो स्वस्थ रहा ही नहीं किसी का। पहले किसान हल जोतता था तो गाना गाता था, जब बीज बोता था तो गाना गाता था, गुनगुनाता था। जब महिलाएं लेबर जो है फसल काटते थे तो गाना गाते थे। घर में महिला चक्की पीसती थी तो गाना गाती थी। जब रोटी बनाती थी तब गुनगुनाती थी, तब वो जैविक था। तब उस चीज़ को खा करके मेरा शरीर और मेरा मन दोनों प्रसन्न रहते थे। तो मैं एक प्रश्न है कि अगर जैविक पदार्थ आपके घर में है और आपकी महिला दुखी रहती है, यानी घर की जो गृहिणी है वो दुखी रहती है, तो फिर आपका वो जैविक होते हुए भी जैविक नहीं है। गाय को आपने जैविक भूसा खिलाया, जैविक दाना खिलाया, लेकिन दूध देते समय आपने दूध दूहने के पहले गाय ने पैर उठा दिया तो 2 लठ मारे हैं। फिर भी उसने दूध नहीं दिया तो ऑक्सोटोक्सिन का इंजेक्शन लगाया है। और आप कहते हो कि मेरी गाय का दूध जैविक दूध है क्योंकि मैं उसको जैविक भूसा और जैविक दाना खिलाता हूँ। तो ये विषय जैविक का था कि जैविक क्या है। जैविक एक मन की पवित्रता है कि प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनके साथ मेरी आत्मीयता कैसी, मेरे भाव कैसे। एक चौथा विषय आजकल चल रहा है वर्मी कंपोस्ट का। जैविक का जब भी नाम आएगा तो वर्मी कंपोस्ट, आप इंटरनेट में खोजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग खोजेंगे तो एक हाथ में जो है वर्मी कंपोस्ट लिए हुए आदमी दिखेगा। एक खेत में, 1 हेक्टेयर खेत में लाखों केंचुए होते हैं। खेत के लाखों केंचुओं को मैं रसायन डाल के मारता हूँ और उसके बाद घर में वर्मी कंपोस्ट बनाने का नाटक करता हूँ। यानी जिस किसान के पास 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, उसके खेत में 5 लाख 10 लाख केंचुए थे, वो क्लोरोपाइरीफास डाल करके मैंने मरवा दिए। एक बार नहीं मरवा दिए, हर साल मारने का प्रयास करता हूँ। और फिर मैं वर्मी कंपोस्टिंग की बात करता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के लिए बहुत उपयोगी है। वो खेत के केंचुआ जिंदा हो जाएं, क्योंकि खेत में बहुत सारा बायोमास फसलों का छूट ही जाता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट, खेत के केंचुआ जिंदा हो जाए तो वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत क्या। अगर बैल आधारित खेती होने लगे तो गौ मूत्र की ज़रूरत क्या, क्योंकि बैल से जब खेती होती तो बैल जब खेत जोत रहा होगा तो खेत में गोबर कर देगा, खेत में पेशाब कर देगा। लेकिन बैलों से खेती बंद हो गई, अब गौमूत्र से खेती करेंगे और गाय कैसे पालनी चाहिए वो भी पता नहीं। जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट से करेंगे, खेत के केंचुआ मार देंगे। तो ये जो मेरे विषय थे ये भावों का विषय है, ये विचारों का विषय है। और जैविक कहते हैं देसी बाई नेचर, बिना किसी प्रेशर के, यानी कि औषधियां जब ग्रो करें तो कोई फोर्स ना हो। गाय का दूध जब निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, उसकी इच्छा नहीं है, उसका बछड़ा मर गया है, उसकी इच्छा नहीं कि आज दूध दूं, लेकिन नहीं हमें तो दूध चाहिए, तो डंडा मार करके और ऑक्सोटोक्सिन का इंजेक्शन लगा करके अगर दूध लेते हैं तो एक फोर्स क्रिएट होता है। और जब फोर्स हो जाता है तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं रहता है। हमने आज आपके सामने ये विषय इसलिए रखे क्योंकि ये गौमूत्र के बारे में, गौमूत्र चिकित्सा, लोग ले आते हैं बोतलों में पेशाब कैंसर ठीक करने के लिए। कैंसर जैसी बीमारी जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, गाय पाल लीजिए ना। गाय को जैसे पालना चाहिए वैसे पाल लीजिए ना। आप बाज़ार से 300 रुपये का जो पेशाब लाते हैं गौमूत्र, वो किस गाय का है आपको पता नहीं है। हो सकता है वो पॉलीथीन खाने वाली गाय हो। तो गौमूत्र की महिमा जब समझ में आए तो गाय पाल लीजिए। जब औषधि, अगर आपको औषधि फसलें चाहिए तो नीम का पेड़ लगाइए और अपने वहाँ गिलोय छला दीजिए और उसमें नाली वाली का पानी मत जाने दीजिए। ये विचारों के, भावों के विषय हैं। ये विषय इतने आसान नहीं है। ये प्रकृति के विषय हैं, संवेदनाओं के विषय हैं, ये विज्ञान के विषय नहीं है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आगे पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।